एपिसोड 5 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर केवल हिंदी में। 1. भू आकृति क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न भू आकृतियां क्यों बनती हैं? उत्तर: भू आकृति लैंडफॉर्म, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विशिष्ट एवं प्राकृतिक आकृतियों को भू आकृति कहते हैं। ये आकृतियां पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, झील आदि के रूप में होती हैं। इन्हें पृथ्वी के द्वितीयक उच्चावच के रूप में भी जाना जाता है। भू आकृतियां किसी स्थान की भौगोलिक और प्राकृतिक विशिष्टता को दर्शाती हैं। भू आकृतियों के बनने के कारण भू आकृतियों का निर्माण मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। 1. अंतर्जात शक्तियां, एंडोजेनिक फोर्सेस। ये शक्तियां पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं। धीमी गति की शक्तियां, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, जिनके कारण पर्वत जैसे वलित पर्वत और पठार का निर्माण होता है। अचानक गति की शक्तियां, ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं, जिनके कारण ज्वालामुखी पर्वत और अन्य संरचनाएं बनती हैं। 2. बहिर्जात शक्तियां, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये शक्तियां पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं और अंतर्जात शक्तियों द्वारा बनी आकृतियों को बदलने का कार्य करती हैं। अपरदन, इरोजन, जल, नदी, वायु, हिमनदी, ग्लेशियर और समुद्री तरंगों द्वारा चट्टानों को काटने और हटाने की प्रक्रिया। निक्षेपण, डेपोजिशन, अपरदन के एजेंटों कारक द्वारा लाई गई सामग्री को निचले स्थानों जैसे नदी का मुहाना, मैदान में जमा करने की प्रक्रिया। निक्षेपण से जलोढ़ मैदान और लोएस मैदान जैसे भू आकृतियां बनती हैं। निष्कर्ष: अंतर्जात शक्तियां ऊंचाई और उठाव लाती हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियां उन्हें समतल करने का प्रयास करती हैं। इन दोनों शक्तियों के निरंतर कार्य के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं। 2. पर्वत किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के पर्वतों का वर्णन करें। उत्तर: पर्वत, माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की सतह के वे प्राकृतिक उच्च भाग हैं जिनका आधार बेस चौड़ा होता है और शिखर समिट संकरा होता है। इनका ढाल स्लोप तीव्र होता है और आसपास के क्षेत्र से इनकी ऊंचाई सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक होती है। ये पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण और ऊंचे द्वितीयक उच्चावच हैं। पर्वतों के प्रकार: पर्वतों को उनके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। 1. वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। निर्माण: पृथ्वी की आंतरिक संपीड़न शक्तियों के कारण जब चट्टानों की परतों में वलन, फोल्ड पड़ जाते हैं तो वलित पर्वत बनते हैं। विशेषता: ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पर्वत होते हैं। इन्हें मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। उदाहरण: हिमालय भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। 2. ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। निर्माण: पृथ्वी की तनाव, टेंशन शक्तियों के कारण दरारें, फॉल्ट्स पड़ने से जब बीच का भाग नीचे धंस जाता है, भ्रंश घाटी और किनारे के भाग स्थिर रहते हैं या ऊपर उठ जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट का निर्माण होता है। विशेषता: इनकी सतह सपाट होती है और ढाल तीव्र होता है। ये भ्रंश घाटियों, रिफ्ट वैलीज के किनारे पाए जाते हैं। उदाहरण: वॉसगेस पर्वत, जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी, सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान। 3. ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। निर्माण: ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला लावा, राख और अन्य पदार्थ शंकु के आकार में जमा होकर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं। इन्हें संचयन पर्वत भी कहते हैं। विशेषता: इनका आकार शंकु जैसा होता है और इनके मुख पर क्रेटर पाया जाता है। उदाहरण: माउंट फुजियामा, जापान, माउंट किलिमंजारो, तंजानिया, माउंट वेसुवियस, इटली। 3. पठार किसे कहते हैं? अंतरपर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार की तुलना कीजिए। उत्तर: पठार प्लेटो, पठार ऊंचे उठे हुए सपाट मेजनुमा भूभाग होते हैं जिनकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्रों से अधिक होती है। ये पर्वत जितने ऊंचे नहीं होते लेकिन मैदानों से ऊंचे होते हैं। इनकी ऊपरी सतह समतल या लहरदार होती है और किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। पठारों को टेबल लैंड भी कहा जाता है। अंतरपर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार की तुलना। विशेषता: अंतरपर्वतीय पठार, इंटरमॉन्टेन प्लाटो, महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लाटो। स्थिति: ये चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। ये समुद्र के किनारे या विशाल मैदानों से घिरे होते हैं और अक्सर एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा होते हैं। निर्माण: पर्वत निर्माण के समय संपीड़न शक्तियों द्वारा 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के भाग के ऊपर उठने से बड़े पैमाने पर पृथ्वी के उठाव, अपलिफ्टमेंट या प्राचीन शील्ड
क्रैटन के रूप में। ऊंचाई, ये विश्व के सबसे ऊंचे पठार होते हैं। उदाहरण, तिब्बत का पठार। इनकी ऊंचाई भिन्न हो सकती है, लेकिन ये अंतर पर्वतीय पठारों जितने ऊंचे नहीं होते। उदाहरण, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, दक्कन का पठार, भारत, ब्राजील का पठार, ग्रीनलैंड का पठार। महत्व, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के लिए महत्वपूर्ण, व्यापक क्षेत्र और कई प्रकार की भू आकृतियां शामिल होती हैं। 4. ज्वालामुखी पठार का निर्माण और महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ज्वालामुखी पठार वोल्केनिक प्लाटो का निर्माण। ज्वालामुखी पठार का निर्माण दरारी उद्भेदन फिजर इरप्शन प्रकार के ज्वालामुखी से होता है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत अधिक मात्रा में पतला, कम शांता वाला लावा दरारों के माध्यम से सतह पर आता है, तो ये लावा दूर दूर तक फैल जाता है। ये लावा ठंडा और ठोस होकर परतों के रूप में जमा होता जाता है। लगातार कई उद्भेदन और लावे के जमाव के कारण एक सपाट मेजनुमा आकृति बनती है, जिसे ज्वालामुखी पठार या लावा पठार कहते हैं। इन पठारों की सतह प्रायः सीढ़ीनुमा दिखाई देती है, क्योंकि ये विभिन्न समय के लावा प्रवाह से बने होते हैं। ज्वालामुखी पठार का महत्व। 1. उपजाऊ मिट्टी। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय वेदरिंग से काली मिट्टी, रेगुर या कपासी मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास, गन्ना और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। 2. खनिज संसाधन। ये पठार अक्सर लौह अयस्क और अन्य धात्विक खनिजों के भंडार होते हैं, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 3. पर्यटन। कई ज्वालामुखी पठार अपनी अद्वितीय भू आकृतियों जैसे बेसाल्टिक कॉलम या घाटियां के कारण पर्यटन स्थल बन जाते हैं। 4. जल संरक्षण। कठोर आग्नेय चट्टानों के कारण यहां जल का रिसाव कम होता है, जो कुछ क्षेत्रों में भूजल संरक्षण में सहायक होता है। 5. मैदान किसे कहते हैं? मैदानों का मानव जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, मैदान प्लेन। मैदान पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले कम ऊंचाई वाले विस्तृत और समतल भूभाग हैं। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से सामान्यतः 200 मीटर से अधिक नहीं होती है। इनका ढाल बहुत मंद होता है। मैदान तृतीयक उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। मानव जीवन में मैदानों का महत्व। मैदान मानव सभ्यता और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। इनका महत्व निम्नलिखित कारणों से है। 1. कृषि का आधार। मैदानों की मिट्टी, विशेषकर जलोढ़ मैदानों की, बहुत उपजाऊ होती है। समतल भूमि होने के कारण यहां ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ये खाद्यान्न उत्पादन का मुख्य केंद्र होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 2. सघन जनसंख्या। उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु और समतल भूमि के कारण परिवहन और आवास निर्माण आसान होता है, इसलिए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या मैदानों में निवास करती है। 3. परिवहन में सुगमता। मैदानों में सड़क, रेल मार्ग और हवाई अड्डों का निर्माण करना बहुत सरल और कम खर्चीला होता है, जिससे उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क का विकास होता है। 4. औद्योगिक विकास। कच्चे माल, कृषि और खनिज आधारित की उपलब्धता और परिवहन की सुगमता के कारण यहां बड़े उद्योगों और व्यापारिक केंद्रों का विकास होता है। 5. नदियों का उपहार। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं, जो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और सभ्यताओं के उदय का आधार बने हैं। 6. जलोढ़ मैदान कैसे बनते हैं? भारत के संदर्भ में इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जलोढ़ मैदान अलूवियल प्लेन का निर्माण। जलोढ़ मैदानों का निर्माण नदियों के निक्षेपण डिपोजिशन कार्य द्वारा होता है। 1. पर्वतों से उतरने के बाद नदियों की गति, वेग कम हो जाती है। 2. कम गति के कारण नदियां अपने साथ लाए गए महीन अवसाद, गाद, मिट्टी, रेत आदि, जिन्हें जलोढ़ कहा जाता है, को घाटी और निचले क्षेत्रों में जमा करना शुरू कर देती हैं। 3. बाढ़ के दौरान नदियां अपने किनारों से बाहर निकलकर जलोढ़ की एक परत जमा करती हैं। 4. लाखों वर्षों के दौरान जलोढ़ के लगातार जमाव से एक विस्तृत, समतल और अत्यधिक उपजाऊ भूभाग का निर्माण होता है, जिसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारत के संदर्भ में जलोढ़ मैदान का महत्व। 1. कृषि प्रधानता। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यह गेहूं, चावल, गन्ना आदि के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। 2. सघन आबादी। यह मैदान भारत की सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहां जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं, जल, भोजन, आवास आसानी से उपलब्ध हैं। 3. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र। भारत की कई प्राचीन सभ्यताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर,
जैसे पाटलिपुत्र, दिल्ली, वाराणसी इसी मैदान में विकसित हुए। 4. आर्थिक धुरी। यहां विकसित कृषि और उद्योगों के कारण ये मैदान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 7. लोएस मैदान क्या है? ये जलोढ़ मैदान से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर। लोएस मैदान, लोएस प्लेन। लोएस मैदान का निर्माण वायु के निक्षेपण कार्य से होता है। लोएस एक बहुत महीन पीली या हल्की पीली रंग की मिट्टी होती है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानों या शुष्क क्षेत्रों से उड़कर आती है। तेज हवाएं इस महीन मिट्टी को हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ाकर ले जाती हैं। जब हवा की गति कम हो जाती है या हवा किसी प्राकृतिक अवरोध से टकराती है तो ये मिट्टी एक विशाल क्षेत्र पर परतों के रूप में जमा हो जाती है। इस जमाव से बने विस्तृत और समतल मैदानों को लोएस मैदान कहते हैं। लोएस में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण, चीन का विशाल लोएस पठार जो हुआंगहो नदी के आसपास है। लोएस मैदान और जलोढ़ मैदान में भिन्नता। विशेषता। लोएस मैदान, लोएस प्लेन। जलोढ़ मैदान, अलूवियल प्लेन। निर्माण का कारक, पवन हवा द्वारा निक्षेपण, नदी जल द्वारा निक्षेपण। मिट्टी का स्रोत, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों से उड़ाई गई महीन धूल। नदी द्वारा पहाड़ों से बहाकर लाए गए अवसाद, गाद। मिट्टी की प्रकृति, बहुत महीन, पीली या हल्की पीली, बिना परतों वाली। गाद, रेत और बजरी का मिश्रण, स्पष्ट परतों वाली। उपजाऊपन, स्थानीय रूप से उपजाऊ हो सकती है लेकिन जल की कमी से प्रभावित, अत्यधिक उपजाऊ और कृषि के लिए आदर्श। भौगोलिक स्थिति, आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों के पास, हमेशा नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में। 8. ब्लॉक पर्वत और वलित पर्वत में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर। ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन और वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन में मुख्य अंतर। विशेषता। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। निर्माणकारी शक्ति, तनाव शक्ति, टेंशनल फोर्स, पृथ्वी के विस्तार और टूटने से उत्पन्न। संपीड़न शक्ति, कंप्रेशनल फोर्स, पृथ्वी के सिकुड़ने और दबाव से उत्पन्न। संरचनात्मक प्रक्रिया, ब्रंशन, फॉल्टिंग। चट्टानों में दरारें, ब्रंश पड़ने से जहां बीच का भाग धंस जाता है, ग्रैबन, और किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं, हॉर्स्ट। वलन, फोल्डिंग। चट्टानों की परतों में लहरदार मोड़ या वक्र बनने से। ढाल का स्वरूप, ढाल तीव्र और किनारे सीधे होते हैं। चोटी सपाट हो सकती है। ढाल सामान्यतः अपेक्षाकृत मंद होते हैं। पुराने वलित पर्वत या तीव्र, नवीन वलित पर्वत, चोटी नुकीली होती है। साथ ही भू आकृति, भ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैलीज हमेशा साथ पाई जाती हैं। अभिनति, सिंक्लाइन और अपनति, एंटीक्लाइन जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉसगेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स। 9. पर्वत मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर। पर्वत विशाल भू आकृतियां हैं जो जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट्स। मन, जल का भंडार। पर्वत हिम नदियों, ग्लेशियर्स और हिमपात का भंडार होते हैं जो सदानीरा नदियों, पेरेनियल रिवर्स को जल प्रदान करते हैं। ये नदियां मैदानों में सिंचाई और पीने के पानी का मुख्य स्रोत होती हैं। 2. जलवायु नियंत्रक। पर्वत प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय भारत को ठंडी साइबेरियाई हवाओं से बचाता है और मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। 3. संसाधनों का भंडार। पर्वत वन, खनिज जैसे तांबा, कोयला, सोना और जल विद्युत के उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। 4. पर्यटन। पर्वतीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटन और साहसिक खेलों जैसे ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट्स। 1. कठिन जीवन। तीव्र ढाल और विषम जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि करना कठिन होता है और यहां जनसंख्या विरल कम होती है। 2. परिवहन में बाधा। सड़क और रेल मार्ग बनाना बहुत खर्चीला और कठिन होता है जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। 3. प्राकृतिक आपदाएं। ये क्षेत्र भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, हिमस्खलन, एवलांचेस और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। 10. भू आकृतियों के वर्गीकरण का आधार क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उच्चावच को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर। भू आकृतियों के वर्गीकरण का आधार। भू आकृतियों का वर्गीकरण उनके निर्माण के समय और उच्चावच रिलीफ के आधार पर किया जाता है।
उच्चावच का अर्थ है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई और गहराई में अंतर। इस आधार पर भू आकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. प्राथमिक उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। निर्माण: पृथ्वी के निर्माण के समय से ही मौजूद सबसे बड़ी भू आकृतियां। उदाहरण: महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स और महासागरीय बेसिन, ओशन बेसिन्स। 2. द्वितीयक उच्चावच, सेकेंड ऑर्डर रिलीफ। निर्माण: अंतर्जात शक्तियों के कारण प्राथमिक उच्चावचों पर बनने वाली प्रमुख आकृतियां। उदाहरण: पर्वत, माउंटेन्स, पठार, प्लाटोज और विशाल मैदान, लार्ज प्लेन्स जैसे महाद्वीपीय मैदान। 3. तृतीयक उच्चावच, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। निर्माण: बहिर्जात शक्तियों, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा द्वितीयक उच्चावचों में परिवर्तन या कटाव के कारण बनने वाली छोटी आकृतियां। उदाहरण: जलोढ़ मैदान, अलूवियल प्लेन्स, लोएस मैदान, लोएस प्लेन्स, घाटियां, वैलीज, डेल्टा, डेल्टाज, टीले, ड्यून्स, नदी विसर्प, मिएंडर्स। प्रश्न 11. पर्वतों को जल का भंडार क्यों कहा जाता है? स्पष्ट करें। उत्तर: पर्वत पृथ्वी पर जल के सबसे महत्वपूर्ण भंडार हैं और उन्हें ये उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि वे पूरे वर्ष नदियों और झरनों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. हिमनद ग्लेशियर्स का स्रोत: ऊंचे पर्वतों पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, जिससे वर्षा बर्फ के रूप में जमा होती है और विशाल हिमनदों का निर्माण होता है। ये हिमनद गर्मी के मौसम में धीरे धीरे पिघलते हैं और सदानीरा नदियों, पेरेनियल रिवर्स को जन्म देते हैं। उदाहरण: गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अमेजन जैसी नदियां हिमालय और एंडीज जैसे पर्वतों से निकलती हैं। 2. मेघों को रोकना: पर्वत ऊंचाई के कारण मानसून या नमी से भरी हवाओं को रोकते हैं, जिससे पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा जल जमीन में रिसकर भूजल को रिचार्ज करता है और झरनों के रूप में सतह पर आता है। 3. वनस्पति आवरण, फॉरेस्ट कवर: पर्वतों पर घने वन पानी के सतही बहाव, सरफेस रनऑफ को कम करते हैं और जल को मिट्टी में रिसने में मदद करते हैं, जिससे पानी का संरक्षण होता है। प्रश्न 12. ब्लॉक पर्वत किस प्रकार निर्मित होते हैं? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से इसका क्या संबंध है? उत्तर: ब्लॉक पर्वतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव, टेंशन और भ्रंशन, फॉल्टिंग नामक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। 1. पृथ्वी की आंतरिक तनाव शक्तियां चट्टानों की परतों में दरारें या भ्रंश उत्पन्न करती हैं। 2. ये भ्रंश समानांतर रूप से विकसित होते हैं, जिससे भूभाग कई ब्लॉकों में विभाजित हो जाता है। 3. जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, तो नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी, ग्राबन कहलाता है। 4. जो ब्लॉक धंसे हुए भाग के दोनों ओर स्थिर रहते हैं या ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें ब्लॉक पर्वत होस्ट कहा जाता है। इस प्रकार भ्रंश घाटी के किनारे किनारे ब्लॉक पर्वत खड़े दिखाई देते हैं। संबंध: भ्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत एक ही प्रक्रिया, भ्रंशन के पूरक परिणाम है। जहां भ्रंश घाटी एक निचली आकृति है, वहीं ब्लॉक पर्वत उससे सटी हुई एक ऊंची आकृति है। प्रश्न 13. वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत की निर्माण प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर: निर्माण का आधार: वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स, मूल शक्ति, संपीड़न, कंप्रेशन, प्लेटों के एक दूसरे की ओर टकराने से उत्पन्न आंतरिक दबाव। अंतर्जात ऊष्मा और दबाव: पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का उद्गार। भूवैज्ञानिक प्रक्रिया: वलन, फोल्डिंग, तलछटी चट्टानों की परतों में मोड़ पड़ना और ऊपर उठना। संचयन, एक्यूमुलेशन, लावा, राख और पायरोक्लास्टिक सामग्री का जमाव। संरचना: समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, एंटीक्लाइन्स और सिंक्लाइन्स। शंकु, कोन के आकार की संरचना, जिसके मुख पर क्रेटर होता है। ऊंचाई: विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत अक्सर बहुत विस्तृत और लंबे। ऊंचाई भिन्न हो सकती है, लेकिन अक्सर एकल, सिंगल और खड़ी ढाल वाले होते हैं। उदाहरण: हिमालय नवीन, अरावली प्राचीन, माउंट फुजियामा, माउंट किलिमंजारो। प्रश्न 14. पठारों को खनिज भंडार गृह क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर: पठार, विशेषकर ज्वालामुखी पठार और महाद्वीपीय पठार, प्रायः आग्नेय, इग्नियस और रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानों से बने होते हैं। इन चट्टानों के निर्माण के दौरान या बाद में होने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण ही पठार खनिज भंडार गृह, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहलाते हैं। 1. मैग्मा का जमाव: ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान मैग्मा ऊपर आता है, जिससे लौह अयस्क, तांबा और अन्य धात्विक खनिजों के बड़े भंडार बनते हैं। उदाहरण: दक्कन पठार, भारत, लौह अयस्क और मैंगनीज का भंडार है।
अपक्षय, वेदरिंग। पठार लाखों वर्षों तक अपक्षय और अपर्दन के अधीन रहते हैं, जिससे मूल्यवान खनिजों का संकेंद्रण होता है। उदाहरण, पठारी क्षेत्रों में बॉक्साइट, एल्यूमीनियम का अयस्क और सोना की खानें पाई जाती हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार। 3. अवसादी निक्षेप। प्राचीन पठार अक्सर कोयले जैसे अवसादी खनिजों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के रूप में मिल सकते हैं। प्रश्न 15. अंतरपर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? उत्तर, पठार का प्रकार। संरचनात्मक अंतर, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। प्रमुख उदाहरण, अंतरपर्वतीय पठार, इंटरमॉन्टेन, चारों ओर से वलित पर्वतों से घिरा हुआ। इनका निर्माण संपीड़न से होता है और ये विश्व में सबसे ऊंचे होते हैं। तिब्बत का पठार, हिमालय और कुल्लू के बीच। महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल, विशाल ऊंचाई पर स्थित भूभाग जो समुद्र तट या मैदानों से घिरे होते हैं। ये अक्सर प्राचीन स्थिर महाद्वीपीय क्रस्ट का हिस्सा होते हैं। दक्कन का पठार, भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार। ज्वालामुखी पठार, वॉल्केनिक, दरारी उद्भेदन से निकलने वाले पतले लावा के परतों में जमने से निर्मित सपाट सतह। चट्टानें मुख्य रूप से बेसाल्टिक होती हैं। कोलंबिया पठार, अमेरिका। मालवा पठार, भारत। प्रश्न 16. मैदानों की समतल प्रकृति जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, मैदानों की समतल और मंद ढाल वाली प्रकृति मानव बसाहट और जनसंख्या घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित करती है। 1. आवास निर्माण में सुगमता। समतल भूमि पर मकान, गांव और शहर बनाना आसान, सुरक्षित और कम खर्चीला होता है। 2. कृषि की सुविधा। समतल सतह सिंचाई और यांत्रिक कृषि, ट्रैक्टर आदि का उपयोग के लिए आदर्श है। जलोढ़ मिट्टी के साथ मिलकर ये अधिक खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करती है, जिससे बड़ी आबादी का भरण पोषण संभव होता है। 3. उत्कृष्ट परिवहन। परिवहन के साधनों, विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का जाल बिछाना समतल मैदानों पर सबसे सरल होता है। बेहतर कनेक्टिविटी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती है। 4. पानी की उपलब्धता। अधिकांश बड़े मैदान नदियों के किनारे स्थित हैं, जिससे पीने और कृषि के लिए पानी की आसान उपलब्धता होती है। इन सभी कारकों के कारण मैदान उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र बन जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है। प्रश्न 17. जलोढ़ मैदान और लोएस मैदान की मिट्टी की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, विशेषता। जलोढ़ मैदान, अलूवियल प्लेन। लोएस मैदान, लोएस प्लेन, निर्माण कारक, नदी द्वारा जल में लाए गए अवसाद, हवा द्वारा वायु में उड़ाई गई महीन धूल। कण का आकार, गाद, रेत और बजरी का मिश्रण। कण थोड़े मोटे और भारी होते हैं, बहुत महीन, पाउडर जैसा, एक समान सिल्ट। रंग, हल्का भूरा से गहरा भूरा, अक्सर हल्का पीला या पीला भूरा। परत संरचना, स्पष्ट परतें, लेयर्स पाई जाती हैं जो बाढ़ के इतिहास को दर्शाती हैं। बिना परतों वाला, अनस्ट्रैटिफाइड जमाव। मिट्टी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल रूप से खड़ी रह सकती है। उपजाऊपन, अत्यधिक उपजाऊ, नमी धारण क्षमता अच्छी, मध्यम उपजाऊ, उचित वर्षा या सिंचाई होने पर बहुत उत्पादक। प्रश्न 18. युवा वलित पर्वत हिमालय की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, युवा वलित पर्वत वे हैं जिनका निर्माण हाल ही के भूवैज्ञानिक काल में हुआ है और वे अभी भी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। हिमालय की 5 प्रमुख विशेषताएं। 1. सर्वाधिक ऊंचाई। ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सहित कई 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं। 2. नुकीली चोटियां। अपर्दन इरोजन का कम समय मिलने के कारण इनकी चोटियां नुकीली, जैगेड और खड़ी ढाल वाली होती हैं। 3. अस्थिर भूभाग। ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने वाले किनारे पर स्थित हैं, जिसके कारण यहां भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। 4. हिमनदों की उपस्थिति। ऊंचाई के कारण यहां विशाल हिमनद पाए जाते हैं, जो गंगा और सिंधु जैसी प्रमुख नदियों का स्रोत हैं। 5. तलछटी चट्टानें। इनका निर्माण मुख्य रूप से समुद्री तलछटी चट्टानों के वलन से हुआ है, जो दर्शाता है कि लाखों वर्ष पहले इस स्थान पर टेथिस सागर था। प्रश्न 19. पठारी क्षेत्रों में परिवहन और संचार का विकास मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन क्यों होता है? उत्तर, पठारी क्षेत्रों में परिवहन और संचार का विकास मैदानी क्षेत्रों की तुलना में चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि 1. विषम धरातल। पठारों की सतह समतल होने के बावजूद उनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं और बीच में कई कठोर चट्टानी पहाड़ियां, घाटियां और गहरी खाइयां हो सकती हैं। 2. चट्टानों की कठोरता। पठार प्रायः कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं। सड़क,
रेल मार्ग या सुरंग बनाने के लिए इन कठोर चट्टानों को काटना अधिक महंगा और श्रमसाध्य होता है। 3. जल निकासी की समस्या। पठारों पर जल निकासी पैटर्न अनियमित हो सकता है, जिससे पुलों और तटबंधों के निर्माण की आवश्यकता अधिक होती है। 4. विरल जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण परिवहन सुविधाओं की मांग भी कम होती है, जिससे सरकारी निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिलता। प्रश्न 20. भू आकृतियों का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है? भूगोल के छात्र के रूप में 5 कारण दें। उत्तर: भू आकृतियों का अध्ययन करना भूगोल के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पृथ्वी और मानव जीवन के बीच जटिल संबंधों को समझने की कुंजी है। 1. मानव बसाहट का पैटर्न। ये समझने में मदद मिलती है कि लोग कहाँ रहते हैं, मैदानों में सघन, पर्वतों पर विरल और क्यों। 2. प्राकृतिक संसाधनों की पहचान। ये पता चलता है कि कौन सी भू आकृति जैसे पठार किन खनिजों, मिट्टी या जल संसाधनों का भंडार है। 3. कृषि और अर्थव्यवस्था। ये ज्ञान कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, जलोढ़ मैदान और औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान, समतल मैदान चुनने में सहायक होता है। 4. आपदा प्रबंधन। पर्वत, भूस्खलन या तटीय मैदान, बाढ़ जैसी भू आकृतियों की प्रकृति को समझकर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और प्रबंधन की योजना बनाई जा सकती है। 5. भूवैज्ञानिक इतिहास। भू आकृतियों जैसे वलित पर्वत या ज्वालामुखी का अध्ययन करके पृथ्वी के लाखों वर्ष पुराने इतिहास और उसे आकार देने वाली शक्तियों को समझा जा सकता है। प्रश्न 21. पर्वत और पठार में 5 प्रमुख अंतरों का वर्णन कीजिए। उत्तर: आधार पर्वत, माउंटेन। पठार, प्लेटू। ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे, आसपास के क्षेत्र से ऊंचे, लेकिन आमतौर पर पर्वत जितने नहीं। शिखर, शीर्ष। शिखर नुकीला या शंकु के आकार का होता है। शीर्ष भाग सपाट और मेज, टेबल के आकार का होता है। ढाल, स्लोप। ढाल तीव्र और खड़ी होती है। किनारे के ढाल तीव्र हो सकते हैं, लेकिन ऊपरी सतह पर ढाल मंद होता है। निर्माणकारी शक्ति, मुख्यतः संपीड़न, वलित पर्वत या तनाव, ब्लॉक पर्वत शक्तियां। मुख्यतः उठाव, अपलिफ्टमेंट या लावा का फैलाव। आर्थिक उपयोग, जल विद्युत, वन संसाधन, पर्यटन, खनिज, मिनरल्स और पशुपालन का भंडार। प्रश्न 22. ज्वालामुखी पठार, लावा पठार किस प्रकार खेती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? उत्तर: ज्वालामुखी पठार, विशेष रूप से बेसाल्टिक लावा से बने पठार खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 1. काली मिट्टी का निर्माण। लावा के लाखों वर्षों के अपक्षय और अपर्दन से काली मिट्टी, रेगर सॉइल का निर्माण होता है। 2. उपजाऊपन। काली मिट्टी लोहा, मैग्नीशियम और चूना जैसे खनिजों से भरपूर होती है, जो इसे बहुत उपजाऊ बनाती है। 3. जल धारण क्षमता। इन मिट्टियों में नमी को लंबे समय तक रोके रखने की उत्कृष्ट क्षमता होती है, जो शुष्क मौसम में भी फसलों को सहारा देती है। 4. फसलों की अनुकूलता। ये मिट्टी कपास, इसलिए कपासी मिट्टी भी कहते हैं, गन्ना, तंबाकू और तिलहन जैसी फसलों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। उदाहरण: भारत का दक्कन पठार, ज्वालामुखी पठार, कपास और गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 23. लोएस मैदानों में मिट्टी का अपर्दन अन्य मैदानों की तुलना में अधिक क्यों होता है? उत्तर: लोएस मैदानों में मिट्टी का अपर्दन, इरोजन अधिक होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. महीन और ढीले कण। लोएस मिट्टी के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं। चूंकि ये हवा द्वारा जमा होती है, इसलिए इसमें कोई परत संरचना या बंधन नहीं होता, जिससे ये आसानी से ढीली हो जाती है। 2. जल अपर्दन का प्रभाव। महीन होने के कारण तेज वर्षा होने पर पानी इन कणों को तेजी से बहा ले जाता है और गली अपर्दन, गली इरोजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 3. वायु अपर्दन का खतरा। ये मिट्टी हवा द्वारा जमा की गई है, इसलिए तेज हवाएं भी आसानी से इसकी ऊपरी परत को उड़ा ले जाती हैं, खासकर शुष्क मौसम में जब मिट्टी में नमी कम होती है। 4. विरल वनस्पति। लोएस क्षेत्र अक्सर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों के करीब होते हैं, जहां वनस्पति का आवरण कम होता है, जो मिट्टी को बांध कर रखने में विफल रहता है। प्रश्न 24. पर्वत निर्माणकारी और महादेशजनक शक्तियों में क्या अंतर है? उत्तर: आधार। पर्वत निर्माणकारी शक्ति, ओरोजेनेटिक फोर्स। महादेशजनक शक्ति, एपेरोजेनेटिक फोर्स। कार्य की दिशा, बल क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में कार्य करता है, संपीड़न या तनाव। बल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशा में कार्य करता है, ऊपर या नीचे। परिणाम, चट्टानों में वलन फोल्डिंग
और भ्रंशन फोल्टिंग, महाद्वीपों के बड़े भाग का उठाव अपलिफ्टमेंट या धसाव सबसाइडेंस, भू आकृति पर्वत माउंटेन्स वलित ब्लॉक, महाद्वीपीय पठार और तटीय मैदानों का निर्माण परिवर्तन। उदाहरण हिमालय का निर्माण, भारत में तटीय मैदानों का उत्थान या धसाव। प्रश्न 25 भू आकृति को परिभाषित करें और अपर्दन इरोजन तथा निक्षेपण डेपोजिशन इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? उत्तर भू आकृति लैंडफॉर्म पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली विशिष्ट आकृतियां जो ऊंचाई ढाल और स्वरूप में भिन्न होती हैं भू आकृतियां कहलाती हैं, जैसे पर्वत पठार मैदान। भूमिका भू आकृतियां बनाने में अपर्दन और निक्षेपण की महत्वपूर्ण भूमिका है जो बहिर्जात शक्तियों के प्रमुख कार्य हैं। 1 अपर्दन इरोजन ये विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है। नदी पवन हिमनदी जैसे एजेंट पृथ्वी की सतह को काटकर और घिसकर नई आकृतियां बनाते हैं। जैसे वी आकार की घाटी सर्क मशरूम रॉक और सामग्री को हटाते हैं। 2 निक्षेपण डेपोजिशन यह निर्माणकारी कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है। अपर्दन के एजेंटों द्वारा लाई गई सामग्री को निचले या समतल क्षेत्रों में जमा किया जाता है। इससे नई भू आकृतियां बनती हैं, जैसे जलोढ़ मैदान डेल्टा लोएस मैदान। निष्कर्ष अपर्दन ऊंची भू आकृतियों को नीचा करता है, जबकि निक्षेपण निचले क्षेत्रों को भरकर समतल करता है। प्रश्न 26 अंतरपर्वतीय पठार मानव जीवन के लिए किन 5 कारणों से महत्वपूर्ण है? उत्तर अंतरपर्वतीय पठार जो चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 खनिज भंडार ये पठार अक्सर टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में होते हैं और धात्विक खनिजों जैसे सोना तांबा के समृद्ध भंडार होते हैं। उदाहरण बोलीविया पठार। 2 पशुपालन यहां की जलवायु और विस्तृत खुले घास के मैदान पशुपालन भेड़ याक के लिए आदर्श होते हैं। 3 ऊंचाई वाले चारागाह गर्मियां खत्म होने पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इन पठारों पर ले जाते हैं, जिसे ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। 4 सांस्कृतिक पृथक्करण पर्वतों से घिरे होने के कारण ये सांस्कृतिक रूप से अलग थलग रहे हैं, जिससे अनोखी और प्राचीन संस्कृतियों का विकास हुआ है। उदाहरण तिब्बत। 5 कृषि स्थानीय यद्यपि जलवायु कठोर होती है, कुछ निचले अंतर पर्वतीय घाटियों में विशेष शीत प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं। प्रश्न 27 वलित पर्वत और ब्लॉक पर्वत की दो मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करें। उत्तर वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स की विशेषताएं। 1 समानांतर श्रृंखलाएं ये एकल पर्वत नहीं होते, बल्कि हजारों किलोमीटर तक फैली हुई कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां। 2 शिखर और हिमनद इनकी चोटियां नुकीली होती हैं और अक्सर उन पर स्थायी बर्फ और हिमनद पाए जाते हैं जो नदियों के स्रोत होते हैं। ब्लॉक पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स की विशेषताएं। 1 भ्रंश और तीव्र ढाल इनके निर्माण में भ्रंशन शामिल होता है, इसलिए इनकी एक या दोनों भुजाओं पर तीव्र और सीधी ढाल पाई जाती है। 2 सपाट ऊपरी सतह वलित पर्वतों के विपरीत इनके ऊपरी हिस्से ब्लॉक अक्सर समतल या पठारी होते हैं, जिन्हें हॉस्ट भी कहते हैं। प्रश्न 28 भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मैदान को भारत की आर्थिक रीढ़ क्यों कहा जाता है? उत्तर भारत का उत्तरी मैदान जो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है भारत की आर्थिक रीढ़ है, क्योंकि 1 खाद्यान्न सुरक्षा यहां की जलोढ़ मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है और यहां चावल गेहूं और गन्ना जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में उगाए जाते हैं, जो देश की विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 2 सघन उद्योग और व्यापार समतल भूमि पानी की उपलब्धता और परिवहन की सुगमता के कारण ये क्षेत्र उद्योगों और व्यापार के विकास का केंद्र है। 3 सघन मानव संसाधन ये देश का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो उद्योगों और कृषि के लिए आवश्यक श्रम शक्ति लेबर फोर्स प्रदान करता है।
4. बुनियादी ढांचा। सड़क, रेल और संचार का सघन जाल बिछाना यहां आसान और सस्ता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 29. ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? जापान के फुजियामा पर्वत का संक्षिप्त उल्लेख करें। उत्तर: ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा, गैसें, राख और अन्य सामग्री सतह पर ज्वालामुखी वेंट या दरार के माध्यम से निकलती है। जैसे ही लावा और अन्य पदार्थ वेंट के चारों ओर जमा होते जाते हैं, वे एक शंकु कोन के आकार की संरचना बनाते हैं। 2. अलग अलग प्रकार के पदार्थ और उद्गार की प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जैसे शंकु पर्वत, मिश्रित शंकु। इन्हें संचयन पर्वत भी कहते हैं। माउंट फुजियामा, माउंट फूजी, ये जापान का सबसे ऊंचा और सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। ये एक मिश्रित शंकु कॉम्पोजिट कोन ज्वालामुखी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका अर्थ है कि ये लावा और राख की वैकल्पिक परतों के जमाव से बना है। इसकी समरूप सुंदर शंक्वाकार आकृति इसे जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बनाती है। प्रश्न 30. भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बीच 5 मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर: आधार, अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्सेस। बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेस। स्रोत: पृथ्वी के आंतरिक भाग, मैग्मा, ऊष्मा दबाव। पृथ्वी की बाहरी सतह, सूर्य की ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण। परिणाम: मुख्य रूप से निर्माणकारी, लैंड बिल्डिंग, ऊंचाई और उठाव लाते हैं। मुख्य रूप से विनाशकारी, लैंड वेयरिंग, समतल करने का प्रयास करते हैं। प्रक्रिया: वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन, इरोजन, निक्षेपण, डेपोजिशन। भू आकृति: पर्वत, पठार। द्वितीयक उच्चावच का निर्माण, घाटी, डेल्टा, मैदान। तृतीयक उच्चावच का निर्माण। गति: धीमी, पर्वत निर्माण या अचानक, भूकंप। धीमी और निरंतर, हवा जल द्वारा कार्य। प्रश्न 31. महाद्वीपीय पठार और शील्ड में क्या संबंध है? एक उदाहरण दें। उत्तर: संबंध: महाद्वीपीय पठार अक्सर प्राचीन शील्ड क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। शील्ड ये महाद्वीपीय क्रस्ट के सबसे पुराने, सबसे स्थिर और कठोर भाग होते हैं। ये लाखों करोड़ों वर्ष पुराने आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं। महाद्वीपीय पठार: जब ये प्राचीन शील्ड क्षेत्र भूगर्भीय उठाव, अपलिफ्टमेंट के कारण आसपास की भूमि से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन अपनी सपाट प्रकृति बनाए रखते हैं, तो वे महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। ये पठार अपर्दन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। उदाहरण: कैनाडाई शील्ड, लॉरेंशियन शील्ड एक विशाल महाद्वीपीय शील्ड है, जिसका कुछ हिस्सा पठार के रूप में पाया जाता है। प्रश्न 32. मैदानों को सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? उत्तर: मैदानों को सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्राचीन सभ्यताओं के उदय और विकास के लिए सबसे अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां प्रदान करते थे। 1. उपजाऊ मिट्टी: नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी ने प्रचुर मात्रा में भोजन, खाद्यान्न उगाना संभव बनाया, जो बड़ी आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। 2. जल की उपलब्धता: नदियां सिंचाई और पीने के लिए पानी का विश्वसनीय स्रोत थीं। 3. आसान परिवहन: समतल भूमि पर चलना, पशुओं द्वारा माल ढोना और बाद में नहरों तथा सड़कों का निर्माण करना आसान था, जिससे विचारों और व्यापार का आदान प्रदान हुआ। 4. स्थायी निवास: भोजन और जल की गारंटी ने खानाबदोश जीवन को समाप्त किया और लोगों को स्थायी रूप से गांव और बाद में शहरों में बसने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण: सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु मैदान, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात मैदान। प्रश्न 33. हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? उत्तर: हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है क्योंकि 1. हाल का निर्माण: भूवैज्ञानिक समय रेखा के अनुसार इसका निर्माण सबसे नवीनतम काल टर्शरी काल में हुआ है, जो करोड़ों वर्ष पहले है, लेकिन अन्य प्राचीन पर्वतों जैसे अरावली की तुलना में ये बहुत युवा है। 2. टेक्टोनिक सक्रियता: ये भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण बनने वाला एक सक्रिय पर्वत है। ये टकराव आज भी जारी है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। 3. ऊंची नुकीली चोटियां: इसकी चोटियां घिसकर सपाट नहीं हुई हैं, जैसा कि पुराने पर्वतों में होता है, बल्कि तीव्र ढाल और नुकीले शिखर दर्शाती हैं, जो इसकी नवीनता का प्रमाण है। प्रश्न 34. अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन, इरोजन में 5
मुख्य अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, आधार, अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन, इरोजन। प्रक्रिया, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना या विघटित होना, टूटे हुए चट्टानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। गति, कोई गति नहीं, ये स्थैतिक स्टैटिक प्रक्रिया है। इसमें गति शामिल है, ये गतिशील डायनामिक प्रक्रिया है। कारक, तापमान, नमी, पाला, रासायनिक क्रियाएं। नदी, हवा, हिम नदी, समुद्री लहरें, ये स्थानांतरण के एजेंट हैं। परिणाम, मिट्टी का निर्माण, चट्टानों का कमजोर होना, भू आकृतियों का कटाव, घाटियों का निर्माण। परिवहन, आवश्यकता, यह अपर्दन के लिए आधार सामग्री तैयार करता है। यह अपक्षय द्वारा बनी सामग्री का पुनर्निर्माण करता है। प्रश्न 35। पठार किस प्रकार पर्वतों की तुलना में खनिज पदार्थों के लिए अधिक पहुंच योग्य होते हैं? उत्तर, पठार पर्वतों की तुलना में खनिज पदार्थों के लिए अधिक पहुंच योग्य होते हैं क्योंकि 1. समतल सतह, पठारों की ऊपरी सतह अपेक्षाकृत समतल होती है, जिससे खनन कार्यों, खुली खदानों के लिए सड़कें, रेल मार्ग और उपकरण ले जाना आसान होता है। 2. चट्टानों का विन्यास, पठार अक्सर क्षैतिज रूप से स्तरित होते हैं या प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बने होते हैं, जहां खनिज भंडार सतह के करीब होते हैं या खनन के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3. परिवहन की सुगमता, पर्वतों में खनिज खदानें दुर्गम स्थानों पर होती हैं, जहां से खनिजों को बाहर निकालना बहुत खर्चीला और खतरनाक होता है, जबकि पठारों में परिवहन नेटवर्क बनाना आसान होता है। 4. विरल वनस्पति, कई पठारों में सघन वनस्पति का आवरण कम होता है, जिससे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनन स्थलों की पहचान आसान हो जाती है। प्रश्न 36। मैदानों की तुलना में पठारों में जनसंख्या विरल क्यों होती है? 5 कारण। उत्तर, पठारों में जनसंख्या विरल होने के 5 मुख्य कारण हैं। 1. कम उपजाऊ मिट्टी, पठार अक्सर कठोर आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं, जहां की मिट्टी काली मिट्टी को छोड़कर मैदानी जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। 2. जल की कमी, पठारों पर वर्षा का जल तेजी से बह जाता है और कठोर चट्टानों के कारण भूजल स्तर कम होता है, जिससे सिंचाई और पीने के पानी की समस्या होती है। 3. विषम भूभाग, यद्यपि शीर्ष सपाट होता है, पठारों में गहरी घाटियां और ऊंची नीची चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो आवास और कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं। 4. परिवहन कठिनाई, पठार के खड़ी किनारे और कठोर चट्टानें सड़क और रेल मार्ग के निर्माण को महंगा और कठिन बना देती हैं। 5. कठोर जलवायु, कुछ महाद्वीपीय पठार समुद्र से दूर होने के कारण चरम जलवायु, अत्यधिक गर्मी और ठंड का अनुभव करते हैं, जो मानव निवास के लिए कठिन है। प्रश्न 37। लोएस मैदानों की कृषि उपयोगिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्तर, लोएस मैदानों में कृषि उपयोगिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। मान सिंचाई सुविधाएं, चूंकि लोएस मैदानों में जल धारण क्षमता अच्छी नहीं होती है, इसलिए कृत्रिम सिंचाई जैसे नहरों और कुओं का निर्माण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। 2. वृक्षारोपण, लोएस मिट्टी को हवा के अपर्दन से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर वृक्षों की पट्टियां, शेल्टर बेल्ट्स लगाकर मिट्टी के कणों को स्थिर किया जा सकता है। 3. खाद और उर्वरक, लोएस मिट्टी में अक्सर जैविक पदार्थों की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए जैविक खाद और आवश्यक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। 4. ढाल पर खेती, लोएस की ऊर्ध्वाधर प्रकृति के कारण ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार टेरेस खेती को अपनाकर जल अपर्दन को कम किया जा सकता है। 5. फसल चक्रण, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और जैविक पदार्थों को जोड़ने के लिए फसल चक्रण क्रॉप रोटेशन को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 38। ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के निर्माण की प्रक्रिया को एक साथ समझाएं। उत्तर, ब्लॉक पर्वत और भ्रंश घाटी का निर्माण भ्रंशन फॉल्टिंग नामक प्रक्रिया द्वारा एक साथ होता है, जो पृथ्वी की तनाव टेंशनल शक्तियों का परिणाम है। 1. तनाव, जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे से दूर खींचती हैं तो नीचे की चट्टानों पर तनाव पड़ता है। 2. भ्रंशन, इस तनाव के कारण चट्टानों में समानांतर दरारें भ्रंश पड़ जाती हैं, जिससे क्रस्ट कई खंडों ब्लॉकों में टूट जाता है। 3. ग्राबेन धसाव, 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी ब्लॉक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसक जाता है। इस धसे हुए भाग को ग्राबेन या भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहते हैं। 4. हॉस्ट उठाव, भ्रंश घाटी के दोनों ओर के जो ब्लॉक अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं या तुलनात्मक रूप से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें हॉस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इस प्रकार ब्लॉक पर्वत, हॉस्ट और भ्रंश घाटी ग्राबेन हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। प्रश्न 39।
भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले आंतरिक बलों के दो मुख्य उदाहरणों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले आंतरिक एंडोजेनिक बलों के दो मुख्य उदाहरण। वन वलन फोल्डिंग। ये तब होता है जब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संपीड़न बल चट्टानों की परतों को मोड़ते हैं। दो प्लेटों के टकराने पर तलछटी चट्टानें मोड़ खाकर ऊपर उठती हैं। परिणाम, वलित पर्वत जैसे हिमालय का निर्माण, जिसमें ऊपर उठा हुआ भाग अपनति एंटीक्लाइन और नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति सिंक्लाइन कहलाता है। 2. ज्वालामुखी वॉल्कनिज्म। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैग्मा, गैसें और राख पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर आते हैं। निर्माणकारी प्रभाव, सतह पर लावा जमा होकर ज्वालामुखी पर्वत, शंकु या ज्वालामुखी पठार, लावा पठार का निर्माण करता है। विनाशकारी प्रभाव, लावा प्रवाह और राख का जमाव आसपास की भू आकृतियों को नष्ट कर देता है। प्रश्न 40। एक छात्र के रूप में आप अपने क्षेत्र की भू आकृति, पहाड़, पठार या मैदान का अध्ययन कैसे करेंगे? 5 बिंदु। उत्तर, अपने क्षेत्र की भू आकृति का अध्ययन करने के लिए एक छात्र निम्नलिखित 5 चरणों का उपयोग कर सकता है। मान, स्थलाकृतिक मानचित्र विश्लेषण। क्षेत्र का स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिक मैप प्राप्त करें। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं कॉन्टूर लाइंस की जांच करके ढाल, ऊंचाई और विशिष्ट भू आकृतियों, पहाड़ी, सपाट मैदान, घाटी की पहचान करें। 2. क्षेत्र अवलोकन फील्ड ऑब्जर्वेशन। प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र का दौरा करें। चट्टानों के प्रकार, कठोर, नरम, मिट्टी की प्रकृति, जलोढ़, काली और जल निकासी पैटर्न, नदी या नाले को नोट करें। 3. ढाल का मापन। एक साधारण उपकरण जैसे क्लिनोमीटर का उपयोग करके प्रमुख भू आकृतियों के ढाल की तीव्रता को मापें, जिससे पता चलेगा कि यह पहाड़ है या पठार। 4. जनसांख्यिकीय संबंध। पता लगाएं कि जनसंख्या कहां सघन है, मैदान, और कहां विरल है, पहाड़। ये भी नोट करें कि लोग अपनी आजीविका, कृषि, खनन, पर्यटन के लिए भू आकृति का उपयोग कैसे करते हैं। 5. फोटो और स्केच। महत्वपूर्ण भू आकृतियों के फोटो लें और उनकी संरचना को समझने के लिए सरल रेखा चित्र स्केचेस बनाएं, जैसे नदी की घाटी का क्रॉस सेक्शन या पहाड़ी की प्रोफाइल।